आर्थिक आधार पर आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए। आर्थिक आधार पर कारण है हाँ। 1933 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कलकत्ता असेंबली में कहा था कि जिस दिन हम आर्थिक आधार पर आरक्षण कर देंगे तो ये जो अमीर लोग हैं, जो तथाकथित उच्च जाति वर्ग के लोग हैं, उनके पास पैसा भी है और उन्हीं का बीडीओ है, सीईओ है, डीएम है, कलेक्टर है, एसपी है, तो वो फटाफट कम आय प्रमाण पत्र बना करके हाजिर कर देंगे। आर्थिक आधार पर होगा तो जिसका आय प्रमाण पत्र कम का रहेगा उसको मिलेगा। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आरक्षण समर्थक समाज का, मतलब एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज का जिस दिन 90% जनसंख्या के अनुसार जज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फैसला जो है आरक्षण के पक्ष में आने लगेगा। जैसे अभी ऑटोमेटिकली आरक्षण के विरोध में आता है, क्योंकि आरक्षण के विरोध वाले समाज के लोग जज वहाँ पर भरे पड़े हैं। देखिए, कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम होता है सर, इसको कैसे देखते हैं? कॉलेजियम नाम ऐसा रखा गया है कि आम पब्लिक को पता न चले। देखिए, नीतीश और तेजस्वी के कार्यकाल में जातीय जनगणना हुआ था, जिसमें उसी के आधार पर जो आरक्षण 49% था उसी को बढ़ाकर 65% करने के लिए हाईकोर्ट में अपील दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने साफा ही ठुकरा दिया है। हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील अरुण सर हैं, हम बात करेंगे कि किस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से आरक्षण को ठुकराया गया, साफा नकार दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, भारत के संविधान में रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न किया गया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व कम है उसको आरक्षण दिया जाना है, और जो समाज शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है और सामाजिक रूप से पिछड़ा है उसको रिजर्वेशन देना है। मतलब 3 ही क्राइटेरिया है, जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, उसको आरक्षण देना है। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट और यही केंद्र सरकार, आरएसएस और बीजेपी का जो केंद्र सरकार है, उच्च जातियों को आरक्षण दे दिया। उच्च जाति के जो लोग हैं न तो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, न शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है और न उनका प्रतिनिधित्व कम है। वो तो आज भी देश के नौकरियों में 87% हैं। एक्सेसिव, टू मच एक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन उनको जब आरक्षण दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उसका समर्थन कर दिया और कहा कि एकदम सही है, जबकि उसमें 50% का बैरियर भी टूट गया। जब आप हवाला दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की बेंच ने 92 में जब ऑर्डर कर दिया कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा, तो फिर इसी सुप्रीम कोर्ट ने सवर्ण आरक्षण ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के समय 50 से बैरियर कैसे पार कर दिया? तो मतलब उनके पक्ष में है तो सब सही है, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और माइनॉरिटी के पक्ष में अगर कोई बात हो रही है तो वो असंवैधानिक हो जाता है। तो इस तरह का 2 तरह का जजमेंट जो आ रहा है भारतीय न्यायपालिका से, खास करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, तो ये बिल्कुल जनता में ये मैसेज जा रहा है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के जज नहीं बनने दिए जाते और उनके जज का प्रतिनिधित्व मात्र 3-4% है पूरे देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, इस वजह से आरक्षण के विरोध में फैसले आ रहे हैं। इसलिए जिस दिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आरक्षण समर्थक समाज का, मतलब एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज का जिस दिन 90% जनसंख्या के अनुसार जज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फैसला जो है आरक्षण के पक्ष में आने लगेगा। जैसे अभी ऑटोमेटिकली आरक्षण के विरोध में आता है, क्योंकि आरक्षण के विरोध वाले समाज के लोग जज वहाँ पर भरे पड़े हैं। देखिए, कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम होता है सर, इसको कैसे देखते हैं? कॉलेजियम नाम ऐसा रखा गया है कि आम पब्लिक को पता न चले, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, कॉलेजियम का मतलब होता है सिलेक्शन कमेटी। माने चीफ जस्टिस और 4 और सीनियर जज मिलके 5 आदमी का एक सिलेक्शन कमेटी लोग बना दिया है, और वही सिलेक्शन कमेटी जिस वकील का नाम भेज देगा वही हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जज हो जाता है। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ राजतंत्र की तरह जज की आप बहाली करते हैं। तो भारत के संविधान में कॉलेजियम का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट करके कह दिया कि हम ही बहाल करेंगे, और परिणाम इसका हो रहा है कि कॉलेजियम के द्वारा जितने जज बहाल किए जा रहे हैं भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वो सब भाई के आधार पर, भतीजावाद के आधार पर, वंश के आधार पर
3-3, 4-4 कुर्सी से जज हैं। 250 से 300 परिवार का ही जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी है। तो ये कॉलेजियम बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, अनडेमोक्रेटिक भी है। इसलिए ऐसे कॉलेजियम से जब तक जज बनेंगे तो एक ही वर्ग के बनेंगे। आप सब जानते हैं कि भारत के संविधान में 6 वर्गों में लोगों को बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, ओबीसी और माइनॉरिटी और एक जनरल। तो 6 क्लास में एक ही क्लास का जज भरा पड़ा है, जनरल क्लास का, सो कॉल्ड फॉरवर्ड क्लास का। तो इस वजह से इस तरह के फैसले आ रहे हैं। लेकिन अब ये आवाज़ उठ रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो 90% आरक्षण की बात करेगा वही अब भारत में राज करेगा। चूँकि इनका कलई अब धीरे धीरे खुल रहा है। वो अपने समाज के लिए अगर खुल करके काम करेंगे तो जनता भी अपने समाज के लिए उभर करके आएगी। देखिए, आरक्षण किस हिसाब से दिया जाए सर? आर्थिक स्थिति पे तेजस्वी यादव लगातार सवाल करते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी भागीदारी उसी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। क्या कहेंगे? आर्थिक आधार पर आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए। आर्थिक आधार पर कारण है 1933 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कलकत्ता असेंबली में कहा था कि जिस दिन हम आर्थिक आधार पर आरक्षण कर देंगे तो ये जो अमीर लोग हैं, जो तथाकथित उच्च जाति वर्ग के लोग हैं, उनके पास पैसा भी है और उन्हीं का बीडीओ है, सीओ है, डीएम है, कलेक्टर है, एसपी है, तो वो फटाफट कम आय प्रमाण पत्र बना करके हाजिर कर देंगे। आर्थिक आधार पर होगा तो जिसका आय प्रमाण पत्र कम का रहेगा उसको मिलेगा। और हमारे लोग के पास न सीओ है, न बीडीओ है, न डीएम है, न एसपी है और न घूस देने के लिए पैसा है। तो हमारा आय प्रमाण पत्र बन जाएगा 1 लाख का सालाना और उनका बन जाएगा 90,000 का, तो वही आरक्षण का लाभ ले जाएंगे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसका विरोध किया था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण करोगे तो ये एक कागज़ का टुकड़ा का खेल हो जाएगा। जो रेस में जीतेगा, कम आय का प्रमाण पत्र बना लेगा, उसी को आरक्षण मिलेगा। और इसमें वो लोग माहिर हैं, पैसा वाले हैं। आबादी के आधार पर दिया जाए आरक्षण? नहीं, सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन और जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है, यही 3 क्राइटेरिया है भारत के संविधान के आर्टिकल 16(4) में और 15(4) में। और उसी आधार पर रिजर्वेशन दिया गया। यही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहता था कि आप जनगणना कराए हैं, कैसे दे रहे हैं रिजर्वेशन। अब तो बिहार ने जनगणना करा लिया और जनगणना के आधार पर जब वो बढ़ा रहा है तो आपका बैरियर टूट गया। और जब 10% सवर्ण आरक्षण दिए, EWS दिए, तब उसमें बैरियर नहीं टूटा। तो ये 2 तरह के जो फैसले आ रहे हैं, पूरे देश की जनता इसमें बौखलाई हुई है। और अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी 90% आरक्षण की बात करनी पड़ेगी और वो होने जा रहा है। चलिए, आप क्या कहेंगे सर? आपके हाई कोर्ट ने तो साफ नकार दिया आरक्षण को लेकर, जो 65% बढ़ना था, नकार दिए, क्या कहेंगे? देखिए, संविधान में जो रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया था, जिस वर्ग की सामाजिक या शैक्षणिक स्थिति अच्छी नहीं है उन्हीं लोगों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था किया गया था, जिसमें SC, ST, OBC है ना। इसके बाद में OBC के तो बाद में रिजर्वेशन मिला, लेकिन भारत सरकार अधिनियम में 1935 से ही रिजर्वेशन SC, ST को मिल रहा है। और इधर जो रिजर्वेशन हुआ स्वर्ण समाज का, तो उसमें बैरियर तय कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% रिजर्वेशन से आगे रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। फिर इसके बाद में जब स्वर्ण आरक्षण भारत सरकार पारित करती है तो वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, अच्छा हुआ है। तब जब नहीं पार कर रहा था बैरियर 50% से और 10% स्वर्ण को मिल गया, 60% मतलब हो गया, तो वो बैरियर का टूटा के बाकी रह गया। तो ये दोहरी नीति जो न्यायपालिका के माध्यम से हो रही है। तो पहले लोग कहते थे कि रिजर्वेशन किस आधार पर दे रहे हैं, जनगणना कराए हैं का, तो इसमें बिहार सरकार ने जनगणना कराई थी पूरे बिहार में। और जनगणना आने के बाद में रिजल्ट जो हुआ उसके आधार पर कानून बना करके बिहार सरकार ने उसको रिजर्वेशन देने का काम किया। रियल में सच में तो यही होनी चाहिए कि जिस वर्ग की जितनी जनसंख्या आबादी है उसके हिसाब से रिजर्वेशन होनी चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, श्योर मिलना चाहिए, नौकरियों में चाहे शिक्षण संस्थान में, सभी जगह। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि आरक्षण होने ही नहीं चाहिए। गलत तरीका इस तरह के बातें करते हैं तो अच्छी दोहरी नीति उनकी नहीं चलेगी, ऐसी बात नहीं होगी। जिसके जिस अनुपात में है, जो वर्ग है शैक्षणिक
शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े उन्हीं के लिए प्रोविजन है, लेकिन इन्होंने संविधान बदलने का भी काम किया। जी उस संविधान को अनुच्छेद को बदल करके स्वर रिजर्वेशन के आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन लागू किया सवर्णों के लिए 10%, वो गैर कानूनी गैर संवैधानिक थी। चलिए तो अभी हम मेरा नाम मुंद्रिका राम, अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट। तो चलिए अभी हम हाई कोर्ट में थे, हमारे साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ता थे जिनका साफ तौर पे कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय दोहरी नीति अपना रहे हैं, यानी EWS का जो 10% आरक्षण दिया गया था उसमें बैरियर नहीं टूटा, और जब आरक्षण बढ़ाने की बात कर रही है तो 50% यानी 50% से 65% बढ़ाने की बात हो रही है तो उसमें बैरियर टूट रहा था। आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट में दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।